आपने कभी इस चीज को फेस किया है कि अरे नहीं तुम तो एक औरत हो, ऐसा मत करो? जैसे कहना चाहिए कि मेरे सपने यहीं अधूरे रह गए कि जो हम करना चाहते थे, जिसके लिए इतनी मेहनत करी, इतनी पढ़ाई करी, वो नहीं हो पाया। अगर हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट टाइम के पेरेंटिंग की, तो उनमें कितना डिफरेंट आया है? देखिए, अब ये अच्छा लगे या बुरा, मेरा तो सिद्धांत है, मेरे पापा का भी था, स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड। मारिए भले मत, लेकिन हाथ में डंडा रखना चाहिए। वुमेन्स को ये मिथ रहता है कि पॉलिटिक्स जो है वो सेफ नहीं है उनके लिए। जी, ऐसा सच में है? मैं महिलाओं से ये कहना चाहूंगी कि आप ये जो शॉर्टकट ना अपनाएं, ऐसे किसी भी प्रलोभन में ना फंसे। वो अकेले अपने बारे में नहीं सोचती हैं, जहां तक है ये हम महिलाओं को होता है, हम अकेले अपने बारे में नहीं सोचते हैं। आप नेचर लवर भी हैं? बहुत ज्यादा। मैं बहुत शुरू से हूँ। कैसे? मतलब मुझे पेड़ पौधे, मतलब मैं जब सब लोग अपने कैरियर एम्बिशन के बारे में बताते थे, तो हम दो चीज बताते थे अपनी फ्रेंड्स को कि या तो मैं स्कूल खोलूंगी या मैं नर्सरी खोलूंगी। तो पेड़ पौधे लगाना बहुत अच्छा लगता है। 3 पी पर काम करें, पौधे लगाएं, पानी बचाएं और प्लास्टिक हटाएं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग नंदन। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल चाय विद बाबू पे। तो जैसा कि 90s की जो मेंटालिटी थी लोगों की, वो ये चाहते थे कि वुमेन सिर्फ किचन तक ही लिमिटेड रहें और उसके आगे उन्हें कुछ भी करने का मौका बहुत कम मिलता था। तो आपने कैसे इन सारी चीज़ों को बाईपास किया और एक अलग स्टैंड आउट किया? 90s में क्या, ये अपने भारतीय समाज की वो है कि लड़की, और अब ये चेंज हो रहा है, लेकिन ये होता है ना कि जब हम लड़की पर ज्यादा पैसे लगा देंगे, खर्च कर देंगे, फिर हमें उतने ही पैसे खर्च करके शादी करनी पड़ेगी। इसके बजाय अगर हम लड़के पर लगाएंगे तो हमारा लड़का कुछ बन जाएगा, तो वो रहेगा। मैं एक, जिसे कहना चाहिए, प्रगतिशील परिवार से रही हूँ। मैं मूल रूप से इलाहाबाद, जिसका नाम अब प्रयागराज है, वो मेरा मायका है। मेरी शिक्षा दीक्षा सब वहीं पर हुई है। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं उस बड़े शहर से हूँ जिसने इस देश को 5 प्रधानमंत्री दिए हैं, वो और बौद्धिक शहर भी उसको कहा जाता है। तो इसलिए ये कहना, हमारे जो मेरे पिताजी थे, मेरे पापा का सपना था कि हम प्रशासनिक सेवा में पहुंचे हैं। हम 4 भाई बहन हैं, 2 बहन 2 भाई, तो हम लोग प्रशासनिक सेवा में, तो इसलिए उन्होंने बहुत बेहतर शिक्षा दी हम लोगों को। जबकि उस समय ज्यादातर लड़कियों को इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट्स में नहीं पढ़ाया जाता था, और हम लोगों ने इंग्लिश मीडियम से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट किया। तो एक बेहतर शिक्षा, और मैं इसके लिए सबसे बड़ा वो मानती हूँ, क्योंकि मेरी माता जी भी उस समय में भी पोस्ट ग्रेजुएट थी और मेरे पिताजी भी, दोनों लोग। तो वो दोनों लोग शिक्षा के प्रति बहुत जागरूक थे। तो इसलिए एक शुरू से ही एक शैक्षिक वातावरण मिला। तो इसलिए शिक्षा, और जब आपसे माता पिता पढ़े लिखे होते हैं, परिवार का वातावरण अच्छा होता है, तो निश्चित रूप से बच्चों का एक, जिसे कहते हैं, सर्वांगीण विकास होता है। तो इस तरह मतलब एक डेवलपमेंट में मुझे सहयोग मिला। लेकिन ये होता रहा, और मेरी एक, मतलब आगे अभी आपको और बताऊंगी कि मेरा परिवार राजनीतिक विरासत भी रखता था। मेरे पिताजी जरूर व्यवसायी रहे, लेकिन मेरे फोरफादर्स और सब हम लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। तो इसलिए मतलब जिसे कहना चाहिए कि आनुवांशिक गुण और ये सब अपने परिवार से आते हैं। तो ये, जबकि मैं अपने, मतलब अपनी तारीफ स्वयं नहीं कर रही हूँ, लेकिन मतलब अगर मुझे ज्यादा अवसर दिए जाते तो निश्चित रूप से आज मैं प्रशासनिक सेवा में होती, क्योंकि मैंने इसके लिए बहुत तैयारी की थी, और पिताजी ने सहयोग भी किया बहुत, पापा ने हमारे बहुत सहयोग किया। लेकिन एक एज के बाद ऐसा होता है कि जब दीदी की शादी हो गई, तो फिर आपको टाइम नहीं दिया जाएगा कि अब आप तैयारी करिए या कंपटीशन दीजिए या कुछ कीजिए। फिर शादी ही करनी पड़ी, और ये मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे ऐसा परिवार मिला, और यहाँ आकर मुझे एक जो दूसरी तरह का वातावरण मिला, संस्कारित परिवार, और हम 4 पीढ़ी के स्वयंसेवक थे, तो वो एक दूसरी तरह का वातावरण मिला। और मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, तो मैंने शायद मेरे घर में जितनी भी पुस्तकें रही होंगी, पढ़ना नहीं कहते उनको, चाटना, मैंने उनको चाट डाला एकदम। तो मैंने समझा कि संग क्या है। तो यहीं से एक जीवन पलटा मेरा। मेरे फादर जो थे, मेरे पापा बहुत अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। मतलब छूट हम लोगों को हर तरह की थी, लेकिन बहुत बाउंडेशन भी थे। जैसे मेरे यहाँ का एक नियम मैं आपको बताऊं, ये नियम तो आप कोई लागू ही नहीं कर सकता है कि जैसे हमारी फ्रेंड्स थी, संग में पढ़ने वाली गर्ल्स फ्रेंड, तो मेरे यहाँ नियम था, तब वाले फोन होते थे बेसिक वाले, तो सुबह 8 बजे से पहले और रात 8 बजे के बाद किसी भी फ्रेंड का फोन नहीं आ सकता था।
ये मेरे पापा का नियम था। तो सोच लीजिए उस, और पढ़ाई लिखाई में जा सकते हैं आप, यूनिवर्सिटी अकेले जाइए, बुक्स लेके आइए, वो सब करिए, क्योंकि सब अपना अपना काम कर रहे हैं, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको लेके घूमे। लेकिन आपको इतना सशक्त रहना है अपने लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, और अपने परिवार की इज्जत का भी आपको पूरा ख्याल रखना है। मतलब एक ये गाइडलाइन थी जो हम लोग कभी मुंह से नहीं कही गई, लेकिन हम लोगों ने उसको आत्मसात किया। मैंने, मेरी सिस्टर ने, मेरे पूरे परिवार ने, मेरे दोनों भाइयों ने भी। चीजें सारी करनी थी लेकिन रूल्स एक रेगुलेशंस नियम और में डिसिप्लिन रहकर, में रह जी के। जी। और मैं एक छोटा सा उदाहरण और दूं, जैसे मेरे पापा आते थे, हमारी तो शॉप थी, तो बंद करके आते थे, तो आपको याद होगा कि उस समय 8, 8:30 बजे टीवी पर डीडी नेशनल पर न्यूज आती थी। तो हम लोगों का ये था कि जब पापा घर में एंटर करें तो हम लोग न्यूज सुनते हुए मिले। लेकिन हम लोग बच्चे थे, कभी कभी बातें कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो रामचरितमानस में नहीं, बड़े सबसे न्यारे मूड जिन्होंने व्यापक जगत माया, मेरे पापा ये बोलते थे कि मूर्ख लोगों को पूरी दुनिया में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं होता है। मतलब इनडायरेक्ट, ये तो हम लोग को बड़ा इंसल्टिंग फील होता था। तो चाहे अब, मतलब मैं एक बचपन की बात बता रही हूँ, चाहे हम लोग पहले से ना भी सुन रहे हो, जैसे ही बेल बजती थी हम लोग फट से टीवी भी चला के न्यूज सुनने लग जाते थे। लेकिन वो छोटी छोटी सी चीजें जो हैं, वो बहुत छोटी छोटी चीजें थी, लेकिन वो मेरी पर्सनालिटी में, मेरी हर चीज में आज वो मेरे बहुत काम आ रही हैं। सोसाइटी में क्या होता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिफरेंशिएट करते हैं कि ये लेडी हैं, ये मैन है। तो आपने कभी इस चीज़ को फेस किया है कि अरे नहीं, तुम तो एक औरत हो, ऐसा मत करो? मैं इसको पहले, औरत क्या लड़की के, उसमें मैं, अगर मेरी जगह मेरा भाई होता तो निश्चित रूप से उसको 2 या 3 साल दिए जाते कि तुम खूब अच्छे से प्रशासनिक सेवा की तैयारी करो। इलाहाबाद अपने आप में एक प्रतियोगी उसका क्षेत्र था, लोग जाते थे वहां पर पढ़ने। लेकिन नहीं, मेरी शादी कर दी गई और मैं यहाँ आ गई, तो मुझे उसके लिए टाइम नहीं दिया गया। पढ़ाया गया, लिखाया गया, सब किया गया, लेकिन ये नहीं कि आपको टाइम दिया गया हो। जैसे कहना चाहिए कि मेरे सपने यहीं अधूरे रह गए, कि जो हम करना चाहते थे, जिसके लिए इतनी मेहनत करी, इतनी पढ़ाई करी, वो नहीं हो पाया, क्योंकि एक लड़की होने के कारण, एक महिला होने के कारण। मतलब वो सारी चीजें अभी भी फेस करने को मिलती हैं महिलाओं को? अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरा परिवार, मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं। ठीक। ये मुझे कभी, मतलब ये मैं प्रभु की कृपा मानूंगी कि मुझे ऐसा, और सिर्फ मेरे हस्बैंड नहीं, मेरे फादर इन लॉ भी बहुत मेरे सपोर्टिव रहे। और जैसा कि कहा जाता है, अपने समाज में प्रचलित है कि एक सफल पुरुष के पीछे एक सफल, मतलब नहीं, पुरुष के पीछे एक महिला होती है। मेरे केस में उल्टा है। मैं जो भी हूँ, जहां पर भी आज स्टैंड कर रही हूँ, मेरे पीछे मेरे पतिदेव का हाथ है। उन्होंने ही मुझे, मतलब चाहे एक बार मैं आलस कर जाऊं कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, मतलब शुरू में भी उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया, और उनमें ही इतनी लगनशीलता और काम करने की क्षमता है कि उनको देख देख के मैं बहुत चेंज हो गई। ये मेरे घर वाले और लोग जो मेरे फ्रेंड्स रिलेटिव्स हैं वो बोलते हैं कि इतनी मेहनत कैसे करती हो, इतना मैनेज कैसे करती हो। ये मेरा कैलिबर नहीं था, ये मेरे अंदर भरा मेरे हस्बैंड ने। कुछ डिसिप्लिन और रूल्स रेगुलेशंस आपके ऊपर पहले से थे। अगर हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट टाइम के पेरेंटिंग की, तो अगर पास्ट से कंपैरिजन करें आजकल के पेरेंट्स का, तो उनमें कितना डिफरेंट आया है? बहुत अंतर है। आज मैं देखती हूँ, ये जो मैं क्या, मतलब ये समाज इसको नाम देता है, इसका नाम है जेंटल पेरेंटिंग। जब मैं ये सोचती हूँ, देखती हूँ, तो मुझे आश्चर्य होता है, कभी कभी दुख भी लगता है कि इतना अच्छा समय हम लोगों ने क्यों नहीं बिताया। मतलब हम आप सब जो 90s के बच्चे हैं, सबके साथ ऐसे ही हुआ है, कोई मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, ये उस समय ही ऐसा था। मतलब आप बड़े से परिवार को देख लीजिए, छोटे निम्न आय वर्ग के परिवार को देखिए, इक्वलिटी थी। और ये नहीं था कि उसके संग नहीं खेलो, इससे हमारा स्टेटस डाउन हो जाएगा, ऐसा नहीं था। मतलब स्कूल में भी ये नहीं था। हम लोगों को जिसे कहना चाहिए अभिजातता का गुण नहीं था भरा गया था हम लोग के अंदर, बल्कि केयरिंग, शेयरिंग, एक दूसरे के संग, ये हम लोगों को अपने आप ही आ गया। जैसे नहीं, मैंने पेंसिल एक मिलती थी जिसको मैं बहुत शार्प करती थी, तो मुझे मना किया जाता था कि शार्प मत करो, दूसरी पेंसिल नहीं मिलेगी। और मेरे मामा लोग यहाँ पर हैं जो, वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ने के लिए गए थे, तो आदित्य नारायण दीक्षित हैं जो, वो मुझे, मतलब समझ लीजिए, यूं मारते थे पेंसिल वो करने पर कि अगर खत्म हो गई तो ठीक नहीं होगा, मतलब ये बहुत ज्यादा शार्प करती है, वेस्ट करती है। जबकि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि एक के बजाय 2 पेंसिल नहीं मिल सकती थी, लेकिन ये एक तरह से हम लोग को लेसन दिया जाता जो हम लोग समझते नहीं। आज मुझे लगता है
कि आज आप देखिए, मतलब कभी मम्मी ने टिफिन दिया होगा, जगाया होगा, स्कूल जाने से पहले खाना पीना खिलाया होगा। यार मैं थोड़ी नाजुक थी तो मेरे थोड़ा सा ज्यादा पैम्पर किया गया, बाकी लोगों को इतना नहीं किया गया। लेकिन आजकल आप देखिए बैग भी मदर ही लगा रही है, टिफिन भी, और तो और अगर रिक्शा आ रहा है या टेम्पो ऑटो जो भी लेने आ रहा है तो बैग मम्मी लटका के जा रही है, बॉटल मम्मी और बच्चा आगे जा रहा है बड़े आराम से। अरे जब वो मेरी बुक्स हैं, मेरी चीजें हैं, तो अपना बोझ तो मुझे उठाना है ना। तो ये जो हम बच्चों को एक गलत नींव, एक गलत शिक्षा दे रहे हैं, और फिर हम कहते हैं कि हमारा बच्चा हमारी बात नहीं सुनता। हम आज बच्चों के आगे बेंड अपॉन हो गए हैं। मेरे फादर लास्ट में मैं जब अभी बोलती भी थी, वो सुनते थे, तारीफ करते थे, लेकिन जिसकी उम्मीद हम लोग को सब आजकल के पेरेंट्स को देख के होती थी कि ऐसी तारीफ हो जाए, ऐसा वो बड़ाई कर दें पापा, तो लगे नहीं। और जब कभी तारीफ हो जाती थी तो लगता था कि नहीं एकदम आज अवार्ड मिल गया। इस तरह का महसूस होता था। ये बहुत बड़ा अंतर आया है तब से लेके अब तक। और मेरे ख्याल से इस पेरेंटिंग में थोड़ा चेंज होना चाहिए, अनुशासन इसमें जरूर इन्वॉल्व होना चाहिए। आपका जो वोट है वो गुड पेरेंटिंग पे जाता है या रफ पेरेंटिंग पे? देखिए, अब ये अच्छा लगे या बुरा, मेरा तो सिद्धांत है, मेरे पापा का भी था, स्पेयर द रॉड स्पॉइल्ड द चाइल्ड। मारिए भले मत, लेकिन हाथ में डंडा रखना चाहिए। बैबिन होए न प्रीत। हाँ। ये मेरा मानना है और मैं इसको सही भी मानती हूँ। और ये सिर्फ पढ़ाई बच्चों के नहीं, ये पूरे समाज के हर उस पर ये नियम लागू होता है कि बैबिन होए न प्रीत, बिना भय के प्रीति नहीं होती है। और यही मेरा सिद्धांत है। जनरली अगर देखा जाए तो विमेंस के ऊपर काफ़ी लोड रहता है। अगर वो एक माँ है तो उन पे बच्चों का लोड रहेगा, उनका पति का भी लोड रहेगा। तो आपने सोसाइटी के कामों को और घर के कामों को बैलेंस कैसे किया? देखिए, वही मैंने कहा ना, मैं इस सिद्धांत की वो हूँ कि स्पेयर द रॉड स्पॉइल्ड द चाइल्ड। बच्चों को मेरी बच्ची नहीं है, मेरे पास बेटी नहीं है, मेरे 2 बेटे ही हैं। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि स्पेशल कि तुम बेटे हो तुमको ये काम नहीं करना है। जब मेरे पास बेटी नहीं है तो मेरी हेल्प के लिए मेरा बेटा ही रहेगा। और मेरे हस्बैंड, मतलब हम मैं जो कुछ भी मैनेज करती हूँ, जो कुछ भी करती हूँ, मेरी फैमिली का पूरा सपोर्ट रहता है मेरे साथ। मेरे बच्चों ने भी पूरा मेरे संग सपोर्ट किया है। और उनके संग, जैसे अगर स्कूल उस टाइमिंग पे मुझे नहीं रहना है तो मैंने खाना रख दिया, बता दिया कि ऐसे करके खा लेना। तो बच्चों ने भी, मतलब आज जो कुछ जिस भी उस पे है, तो फैमिली सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज्यादा, मतलब मुझे हेल्प मिली है। सपोर्ट की वजह से बैलेंस करने में और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैंने सिखाया, समझाया, तो ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे बच्चों ने भी उसको सीखा। और दोनों ही बच्चे, मतलब जो एक माँ का सपना होता है कि दोनों ही बच्चे अपनी जगह पर, अच्छी जगह पर हैं, अपना अच्छा वो कर रहे हैं, तो मुझे कोई शिकायत नहीं है कि मैं समाज को ही टाइम देती रही या मेरे हस्बैंड समाज को ही टाइम देते रहे, हम अपने घर को नहीं दे पाए, ऐसा नहीं है। मैं तो थोड़ा लेट आई हूँ समाज में। मैंने पहले अपनी फैमिली को पूरी तरह से संभाल दिया, उसके बाद फिर जब मेरा जो टाइम है और जो मैं समाज को देना चाहती थी वो मैंने तब स्टार्ट किया। आप जब महिलाओं से मिलती हैं, क्या आपने ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि वो घर के कामों में बिजी रहने के बाद अपनी जो खुद की रियल आइडेंटिटी है उसको भूल चुकी हैं? एकदम सही बात है, ये सच में भूल चुकी है। लेकिन वो फिर भी, जिसे कहना चाहिए 1%, अब इसके पीछे जो भी कारण हो, वो जो हमारे मोर्चा की महिलाएं, हमारे संग काम करने वाली महिलाएं हैं, हमसे जुड़ी हुई महिलाएं, वो आम महिलाओं से फिर भी 1 पॉइंट आगे बढ़ी हुई हैं। कम से कम वो हमारे साथ आ तो रही हैं, हम उन्हें बुला रहे हैं जब हमारी मीटिंग्स हो रही हैं, या हम कोई सोशल वर्क कर रहे हैं, या हम चुनाव प्रचार कर रहे हैं, बहुत काम हमारे संग होते हैं, तो वो हमारा ग्रुप हमारे साथ रहता है। और वो कोई स्पेशल महिलाएं नहीं है, वो आम महिलाएं हैं, हमारे आपके घरों की ही महिलाएं। और एक चीज ये फर्रुखाबाद में ये हुआ है कि जैसे ये कोई गर्वोक्ति नहीं है कि, लेकिन जैसे मैं हूँ और भी हमारे संग कुछ लोग हैं जो निकले हैं, तो उनको देख के बहुत से लोग प्रेरित हुए हैं कि जब ये कर सकते हैं तो हम भी इनके साथ हैं। मेरे पास फोन आते हैं, मैं आपसे जुड़ना चाहती हूँ, मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ, तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन उनको मिल रहा है। लेकिन अभी बहुत जरूरत है, अभी ये बहुत कम है, इसकी अभी बहुत ज्यादा जरूरत है। और एक अभिजात वर्ग भी है, वो नहीं जुड़ना चाहता, वो सिर्फ कंफर्ट जोन में रहना चाहता। वो लेडीज बाहर ही नहीं निकलना चाहती हैं, वो सिर्फ शॉपिंग करेंगी और आराम से रहेंगी, लेकिन वो समाज को कुछ देना नहीं चाहती। समाज से लेना बहुत कुछ चाहते हैं हम, लेकिन समाज को, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे, तो इसलिए हमको देना चाहिए। मेरा ये महिलाओं के संदेश है कि आप अपने बारे में सोचिए, अपने परिवार के बारे में सोचिए, साथ में समाज और राष्ट्र के बारे में भी जरूर सोचें।
आप जब महिलाओं से मिलती हैं तो कितने % ऐसी महिलाएं हैं जो अपना खुद का स्टार्टअप या करियर के बारे में आपसे बात करती हैं? ज़्यादा देखिए, खुद का स्टार्टअप नहीं, वो अकेले अपने बारे में नहीं सोचती हैं, जहाँ तक है ये हम महिलाओं का होता है, हम अकेले अपने बारे में नहीं सोचते हैं। ठीक। जब भी सोचेंगे तो पहले ये सोचेंगे कि घर में क्या होगा, बच्चे का कैसे क्या होगा, और फिर उसके बाद जब सब कुछ सेटल डाउन हुआ, जब हमारा दिमाग शांत हुआ, तब हम सोचेंगे कि हाँ, हमारा बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की वो नहीं है। क्यों नहीं है महिलाओं में, ये मुझे नहीं समझ आता। ये एक विचारणीय प्रश्न है कि मतलब एक जैसे उन्होंने एक घेरा बना रखा है, वो उसको लांघना नहीं चाहती, उससे आगे नहीं निकलना चाहती हैं। और मैं एकदम मतलब टू बी वेरी फ्रैंक मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे हम लोग के प्रोग्राम्स आते हैं, बीजेपी में बहुत काम रहता है, हम लोग बहुत वो करते हैं, तो मोस्टली उसको करना भी नहीं चाहते हैं, सोचते हैं बस हमारे फोटोग्राफ्स हो जाए और ऊपर तक पहुंच जाए। मतलब एक जो काम करने का जज्बा है वो भी नहीं मैं देखती हूँ, कुछ में है, कुछ तो आपके संग कंधे से कंधा मिला के चल। वो सिर्फ सोशल मीडिया तक रह हाँ, गया वो है। एक ये हो जाए कि हाँ हम भी कर रहे हैं ऐसा, और कुछ हैं जो कर भी रही हैं, रियल में भी कर रही हैं, दोनों तरह की है, लेकिन वो वाला फोटो वाला ज्यादा है और रियल वाला थोड़ा कम है। वुमेन्स को ये मिथ रहता है कि पॉलिटिक्स जो है वो सेफ नहीं है उनके लिए, जी ऐसा सच में है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जैसे सारे फील्ड्स है वैसे ही राजनीति है, लेकिन लोग राजनीति को अब धनोपार्जन या लोकप्रियता या जिसे कहते हैं कुछ ऊंचाई पाने का माध्यम मानने लगे। राजनीतिक अब आज के संदर्भ में राजनीति एक वैसी विषय बन गई है, लेकिन ये समाज सेवा है, हम समाज को कुछ दे सकें, वही लोग राजनीति में आते थे। तो वुमेन्स के लिए भी इक्वल है, जैसे सब सारे फील्ड्स है वैसे ही है, लेकिन मैं इसमें मतलब कहना चाहूंगी कि महिलाओं में थोड़ा सा ये होता है ना कि हम जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम जल्दी आगे बढ़ जाए। तो मैं महिलाओं से ये कहना चाहूंगी कि आप ये जो शॉर्टकट ना अपनाएं, ऐसे किसी भी प्रलोभन में ना फंसें कि ऐसा करके मुझे ये पद मिल जाएगा या मैं बहुत आगे चली जाऊंगी। तो ये सुचिता को कहीं ना कहीं वो खत्म करता है। और एक चीज, जब एक महिला राजनीति में होती है तो केवल वो अपने, जैसे मैं श्वेता, तो मैं सिर्फ राजनीति में नहीं हूँ, मेरे संग दुबे फैमिली पूरी मेरी जुड़ी है, और इसके साथ साथ मैं महिला हूँ, पूरा नारी समाज मुझसे जुड़ा है, पूरा महिला मोर्चा। अगर बोला जाएगा तो सिर्फ मेरा नाम श्वेता नहीं बोला जाएगा, एक महिला को बोला जाएगा कि महिलाएं ऐसे करती हैं या महिला मोर्चा ऐसे करता है। तो जो भी राजनीतिक महिला है उसको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो हम गरिमापूर्ण तरीके से राजनीति करें, और कोई भी कदम उठाएं तो ये सोच के कि इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे परिवार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर बात होती है वुमेन एम्पावरमेंट की, तो ज़्यादातर वुमेन्स को लगता है कि सेल्फ डिपेंडेंट होना, थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन अपनाना, और खुद की एक जॉब हो, खुद का मतलब वो किसी पे डिपेंड ना हो, सारी चीज़ें उनकी सेल्फ हों, सिर्फ यही वुमेन एम्पावरमेंट है क्या? जी नहीं, देखिए, क्या हमारे अब आप 90s से बहुत आगे चले जाइए, पीछे चले जाइए, तब क्या हमारी भारतीय नारी सशक्त नहीं थी? आप शंकराचार्य जी ने मंडन मिश्र की पत्नी से शास्त्रार्थ किया था, तो वो सशक्त होंगी, शिक्षित होंगी, तभी तो उन्होंने शास्त्रार्थ किया। अपाला, घोषा, गार्गी, सब जो भी हैं, एक लंबी लिस्ट है। मैंने बताया था ना, संविधान निर्माण में भी 14 महिलाएं थी, तो ये सब शिक्षित है, उनको मॉडर्न नहीं कहा जाएगा। देखिए, मॉडर्निटी न कपड़ों से आती है, न जॉब करने से आती है, आधुनिकता विचारों से आती है, जो समाज को कुछ दे सके, जो परिवार को संस्कार दे सके, वो होती है आधुनिकता। अगर हम कपड़ों से और नौकरी से देखिए, आज हमारे भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, अगर सारे मतलब ये एक ऐसा पक्ष है, इस पर टिप्पणी भी हो सकती है कि इनकी सोच कैसी है, लेकिन ये मेरी पर्सनल सोच है कि महिलाओं को जरूरी नहीं है कि वो जॉब करने ही निकले। अगर हमारे हस्बैंड सक्षम हैं जॉब, मतलब हमारे परिवार का पालन पोषण करने के लिए, तो हम घर पर भी रहकर बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं। और जरूरी नहीं कि हम कुछ करें, हम उनको सहयोग घर पर रह के और हर तरह से बच्चों को अच्छे संस्कार देके, और बहुत सारी ऐसी चीजें होती है मितव्ययितापूर्ण तरीके से अपनी गृहस्थी को चला के, बच्चों को शिक्षा अच्छी देके, हम उतना ही उनको अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं जो हम कमा के दे सकते हैं। और मैं तो ये भी मानती हूँ कि जहाँ हस्बैंड वाइफ दोनों ही जॉब करते हैं, वहां बच्चों को फिर आया पालती है, तो फिर वो संस्कार नहीं मिल पाते बच्चों को। जी, तो बच्चों के संस्कार के लिए माँ का साथ बहुत जरूरी है, क्योंकि माँ ही बच्चों की पहली शिक्षिका होती है, प्रथम गुरु होती है।
अगर ऐसी कुछ महिलाएं हैं जो अपनी रियल आइडेंटिटी भूल चुकी हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? देखिए, रियल आइडेंटिटी, मैं ये नहीं कहती कि आप आइडेंटिटी अपनी बनाने के लिए घर में कोई संघर्ष करें या कुछ वो करें, ऐसा नहीं। घर पर रह के भी और वैसे भी अपनी पहचान बनाई जा सकती है, लेकिन जो एकदम ही भूल चुकी, देखिए इसको पहचान भूलना नहीं कहते हैं, इसको कहेंगे कि जागरूकता की कमी है। हमको घर में रहकर भी थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि अब वो समाज नहीं, अब हम 16वीं शताब्दी में नहीं रह रहे हैं, अब एआई का युग है। तो भले हम बहुत कुछ ना करें, लेकिन हमको इस सबकी जानकारी होनी चाहिए। इससे एक सबसे पहला कदम, जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी संतति है, हम ये देख सकेंगे कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। आप देखते होंगे कुछ माओं को कुछ पता नहीं होता है, मोबाइल में भी वो अपने बच्चों से उसको ऑपरेट कराती हैं। तो इतना तो हम कर सकते हैं ना, ये तो हम सीखें, और हमारा बच्चा क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा है, उससे बैठ के हम फ्रेंडली बातें। अगर हमारा मेंटल लेवल बच्चे से डाउन हो जाएगा, तो हम उस तरह की बात बच्चे से नहीं कर पाएंगे। तो इतना तो हमको विकसित करना ही पड़ेगा, हमको अपने उस खोल से बाहर आना पड़ेगा। एक महिलाओं में नहीं, बड़ा बेचारे घर में रहती हैं, बड़ी सीधी सादी हैं, बड़ी, ये बेचारा और ये टैग लेने की आवश्यकता नहीं है। स्त्री और पुरुष बराबर है, दो गाड़ी के दो पहिए हैं, दो, एक थोड़ा धीमे चलेगा एक फास्ट चलेगा तो डिसबैलेंस हो जाएगी गाड़ी। दोनों को बराबर बराबर चलना है, तभी हमारी जिंदगी की रफ्तार पकड़ पाएगी। इसलिए इस कोल से बाहर आना पड़ेगा। मैं आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से भी कहना चाहूंगी कि घर में मत बैठिए, घर में बैठिए ठीक है, जागरूक हो जाइए टीवी मोबाइल के माध्यम से, सिर्फ रील मत देखिए, कुछ अच्छी चीजें भी देखिए, अपने में बदलाव लाइए, अपने साथ साथ परिवार और समाज में भी बदलाव लाइए। वो महिलाएं जो खुद को कमजोर समझ रही हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगी? देखिए, बहुत सारे हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, रामायण है, महाभारत है, लेकिन गीता हमारा धार्मिक ग्रंथ के संग संग ये हमारा कार्मिक ग्रंथ भी है। आज ये इतना पुराना हो चुका है, लेकिन आज भी, आज की परिस्थितियों में भी वो हमको जीवन जीने की कला सिखाता है कि हम जीवन को कैसे जिए। इसलिए उसी के 10वें अध्याय के 34वें श्लोक में प्रभु श्री कृष्ण ने कहा है, कीर्ति श्री वाक्चा नारीणाम स्मृति मेधा घृति क्षमा। 7 गुणों को बताया है जो नारी के अंदर, मतलब भगवान ने ये बताया ना कि मैं पेड़ों में पीपल अश्वत्थ के रूप में हूँ, जल में गंगा जल के रूप में हूँ। तो उसी तरह उन्होंने एक नहीं 7 गुण बताए हैं जिसमें वो नारी में विद्यमान है, प्रभु स्वयं विद्यमान है। लेकिन आज क्या हो रहा है, हमारे ये 7 गुणों पर धूल पड़ती जा रही है। 1-2 गुण हैं जो हैं कि काम कर रहे हैं, बाकी सुप्तावस्था में हमको खुद ही नहीं मालूम है कि हमारे अंदर ये 7 गुण हैं। कीर्ति है, हमारा प्रसिद्धि हो, वो फैले, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई? सबसे बड़ी बात वही कि नारी की संतति ही उसकी सबसे बड़ी कीर्ति का कारण बनेगी। अच्छे से पालेंगे पोषेंगे, अच्छे संस्कार देंगे, तो वो उनकी कीर्ति को निश्चित रूप से बढ़ाएगी। जो हमारी कृति है वही हमारी कीर्ति में सहायक होगी। श्री लक्ष्मी जी का रूप, लेकिन देखिए श्री सिर्फ लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी सिर्फ पैसे से नहीं है, हर तरह के गुण, अच्छे गुण, सद्गुण ये श्री के अंतर्गत आते हैं। कहा भी जाता है गोधन गजधन वाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। तो महिलाओं में श्री होना चाहिए। और महिलाएं जो होती है अपने पतियों को प्रेरित करती है कि फलाने के पास इतनी साड़ी है, मेरी पड़ोसिन के पास उन्होंने ऐसा गहना पहना हुआ है, उनका मोबाइल इतना अच्छा है, हमारा मोबाइल सस्ता है, मुझे भी एप्पल का फोन चाहिए। तो जो आय की सीमा है वो है। फिर पुरुष प्रेरित होता है कि कैसे भी करके इच्छाओं को पूरी करें, क्योंकि घर में कलह नहीं चाहता है। तो हमको महिलाओं को भी ये संदेश देना है कि आप जो है जैसा है उसमें संतुष्ट रहें, मतलब अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को गलत राह की ओर प्रेरित ना करें। क्योंकि जब जीजाबाई ने गढ़ा था तो शिवाजी बने थे। तो हमको भी एक अच्छी माँ बनना, हम अच्छी माँ बनेंगे तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे अच्छे ही बनेंगे। वाक शक्ति, भाई वाक शक्ति तो महिलाओं की सबसे बड़ी, पुरुषों से ज्यादा अच्छी होती है। इसी वाक शक्ति के बल पे सत्यवान जी के प्राण सावित्री जी यमराज के हाथों से निकाल लाई थी। और परिवार में भी इसकी बहुत आवश्यकता है। अगर हम जो है अपनी वाक शक्ति का सही प्रयोग करें, जहाँ उपयुक्त बोलना है वहाँ बोले, जहाँ चुप रहना है। कई बार होता है कि होशियारी से महिलाएं बहुत बातें संभाल लेती हैं, जो बहुत बिगड़ती है तो उसको बातों से संभाले। तो ये भी शक्ति प्रभु ने ही दी है महिलाओं को। पुरुष इतनी जल्दी ना इतना ज्यादा बोलते हैं, ना इतनी जल्दी बातों को घुमा के एडजस्ट कर लेते हैं, नहीं कर पाते।
ये महिलाओं का ही विशिष्ट गुण है। और स्मृति, याद रहता है। आप इसका सबसे बड़ा ये समझिए कि कोई भी घर परिवार की परंपराएं हैं, शादी ब्याह, पूजा पाठ, ये घर के बड़े बूढ़े बताते हैं, ये कहीं लिखी हुई है। ये बड़ी जो हमारी दादी हैं, सासू माँ हैं, मम्मी हैं, नानी चाची, ये सब अपनी स्मृति के आधार पे ही बताती हैं। तो स्मृति भी वो है। और ये मतलब महिलाओं की स्मृति भी प्रभु के रूप में ही, गुण के रूप में ही विद्यमान है। मेधा, जब हम मेधावान होंगे, जब हम होशियार होंगे, हमारी संतति निश्चित रूप से होशियार होगी। और ये गुण है, हर महिला में एक विशिष्ट गुण होता है। कोई भी महिला ऐसी नहीं है इस विश्व की जिसमें ये विशिष्ट गुण ना पाए जाते हों, बस उनको जगाने भर की आवश्यकता है। धृति, धैर्य, धैर्य ना हो अगर महिलाओं में तो ये पृथ्वी चलना संभव नहीं है। धरती माता में धैर्य है, वो हमें धारण किए हुए हैं। और महिलाएं दिन प्रतिदिन ऐसे काम होते हैं घर में, परिवारों में, समाज में, बहुत कुछ चुप होके, माफ करके, ठीक है, चल रहा है, धैर्य के संग जीवन काट रही है। तो ये सब भी गुण है, स्पेशल है। और क्षमा, क्षमा तो सुबह से शाम तक करते हैं, चाहे वो काम वाली हो, चाहे कोई हो, या प्राचीन काल से भी हो कोई हो, तो ये चलता चला रहे। तो ये 7 गुण जो है, ये मैं मतलब ये हर महिला को इस चीज का महसूस होना चाहिए कि ये गुण हमारे अंदर है, और जितने ज्यादा से ज्यादा हम इनको विकसित कर सके। अब मैं खुद अपने जीवन में भी इसको धारण, में ही नहीं कि जब हम खुद करेंगे तभी हम दूसरों को बता पाएंगे, तो हम इसको अपने जीवन में भी धारण कर रहे हैं, उतारे। कई बार मुझे गुस्सा भी आता है, लेकिन फिर ठीक है, कोई नहीं भाई, धैर्य हमारा गुण है ना, तो क्षमा इसलिए जी। तो ये जरूर हर महिला में होना चाहिए। मैं ये स्पेशली आप जो भी इस पॉडकास्ट को देखेगा उससे मैं ये निवेदन करना चाहूंगी। आप नेचर लवर भी हैं? बहुत ज्यादा। मैं बहुत शुरू से हूँ। कैसे? मतलब मुझे पेड़ पौधे, मतलब मैं जब सब लोग अपने कैरियर एम्बिशन के बारे में बताते थे, तो हम 2 चीज बताते थे अपनी फ्रेंड्स को कि या तो मैं स्कूल खोलूंगी या मैं नर्सरी खोलूंगी। तो पेड़ पौधे लगाना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ फर्रुखाबाद में आके थोड़ा सा ये नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पर बंदर बहुत है। लेकिन मैंने फिर भी गमलों में लगाया। मीठी नीम का पौधा, मतलब एक बार मीठी नीम का पौधा, हमारे मोहल्ले में बच्चा है, उसने ऐसे तोड़ दिया। ऐसे मैं इतनी मतलब वो नहीं हूँ कि किसी को मार दो, मारने मुंह से भले, मतलब पेड़ के प्रति मेरा इतना वो था कि मैंने उसको एक थप्पड़ मारा कस के, जबकि उसकी मम्मी मुझसे बहुत नाराज भी हो गई। तो मेरे उनके बहुत अच्छे संबंध लेकिन वो पेड़ जिसको मतलब नहीं, पेड़ को इतने मन से लगाया और उसका रोज पालन पोषण हम कर रहे हैं, तो मतलब नहीं, जैसे कहते आओ ना देखा ताओ, पटाख से एक छापड़ मारा। बाद में अफसोस हुआ कि ये बहुत गड़बड़ हो गया, लेकिन फिर भी मतलब ये मेरा पेड़ों के प्रति, उसके प्रति बहुत वो रहा। अगर कोई एनवायरनमेंट को सेव करने की कोशिश मतलब करता है, तो वो अपने घर से कैसे स्टार्ट करे? कौन से ऐसे बेसिक पॉइंट्स हैं जो अगर वो फॉलो करता है तो वो इनडायरेक्टली एनवायरनमेंट के लिए कुछ कर रहा है? बहुत अच्छी बात कि देखिए, हम सबसे पहले, अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले जब आप उठते हैं, ब्रश करने जाते हैं, क्या करते हैं अमूमन घरों में? क्या होता है, हम जाते हैं, वॉश बेसिन खोल देते हैं, अपना ब्रश गीला किया, फेस लगा लिया, नल पानी बह रहा है, कंटिन्यू वो चल रहा है, उसको हमको बंद कर देना है। बस पहला कदम पर्यावरण के क्षेत्र में आपका यही हो जाएगा जब आपने टैप बंद कर दिया। ठीक है। और इस तरह हमारे आप आए, जैसे आपने पानी मांगा, मैंने पानी दे दिया भर गिलास, या मान लीजिए आपने नहीं भी मांगा, हम ले आए, क्योंकि अपने यहाँ का ये परंपरा है कि कोई आए तो उसको पानी पिलाओ, तो वो पूरा आपने 2 घूंट सिप कर लिए, बचा हुआ पानी वेस्ट हो गया। तो हम इसको कैसे दूर कर सकते हैं? कटिंग चाय के बारे में सुना होगा आपने, तो उसी तरह कटिंग वाटर दीजिए, हाफ गिलास दीजिए, और लगेगा तो और ले लीजिए, और सबसे बड़ी बात, एक जग 1 गिलास रख दीजिए, तो ये हम बचा सकते हैं पानी। क्योंकि जो हम पीते हैं वो पेयजल है, और उसके बाद अगर 2 घूंट लिया और फिर फेंक दिया नाली में तो वेस्ट हो गया, और फिर उस गिलास को भी हमने साफ किया तो और पानी लगा, तो ये वेस्टेज हम रोक सकते हैं। हमारे यहाँ जो होता है आरओ लगा जाता है, मोस्टली सभी के घरों में लगा है, आरओ से बहुत पानी बर्बाद होता है, तो उसको हम बाल्टी में इकट्ठा कर सकते हैं, उसको पेड़ पौधों में डाल सकते हैं, अपनी फर्श साफ कर सकते हैं, बहुत सारे काम। और सबसे बड़ी बात, हम शावर का उपयोग बंद कर दें, हम बाल्टी मग्गे का उपयोग करें। हम जो है, ये फर्रुखाबाद का आम चलन है, आप सुबह निकल जाइए, आपको सारी सड़कों पे पानी ही पानी, और समर वो सबसे चौड़ा वाला पाइप लेके आपको धोते हुए लोग मिलेंगे। नहीं, वो पेयजल बह रहा है, और वो साधारण से उपलब्ध भी नहीं था, वो तो आपने धरती माता का कलेजा जिसे कहने खोद खोद के निकाल लिया है, और उसको जबरदस्ती बर्बाद कर रहे हैं। सफाई करिए बाल्टी मग्गे से, कितने मग्गे आप डालेंगे, थक ही जाएंगे, और ऐसे डालेंगे तो बहुत पानी बह जाएगा।
तो ये किया जा सकता है। ठीक। एसी का पानी जो निकल रहा है वो भी आपके लिए ही फायदेमंद है। उसमें जो पानी है उसको आप इकट्ठा कर लीजिए, आप अपने इन्वर्टर की बैटरी में डाल लीजिए और सब्जी धोइए, रनिंग वाटर में नहीं, बाल्टी मग्गे से धोइए। और सब्जी और दाल और चावल ये सब धोने के बाद जो पानी होता है उसमें कुछ कण जाते हैं, उनको आप पौधों में डालेंगे तो आपके पौधे भी अच्छे हो जाएंगे। ठीक। और छिलके, सब्जियों के छिलके, जीरो वेस्ट होना चाहिए, घर से कुछ भी ना निकले। जो छिलके होते हैं उनको आप अपने गमलों में यूं ही डाल दीजिए, वो धीरे धीरे गल के खाद बन जाएंगे। और मान लीजिए गमलों में नहीं डालना चाहते, नहीं है जगह, नहीं लगा रखे है, तो जानवरों को डाल दीजिए, ये हो सकता है। और बचा हुआ खाना हम क्या करते हैं, ये लेडीज करती हैं मोस्टली, पॉलिथीन में भरा, लगाया और फेंक दिया, उसको गाय कुत्ते ये खा लेते हैं पॉलिथीन सहित, तो जीव हत्या के भागी बनते हैं। हम लग रहे हैं हमने पुण्य कार्य किया, ये पाप है, ये सब नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात, हम घर से बाहर जाएं तो कपड़े का थैला लेकर जाएं। हम एक सामान लेने जाते हैं, हम कुछ नहीं लेके जाते हैं। हम में सब्जी वाला सब्जी लेने भी जाएंगे तो एक में भिंडी दे देगा, एक में मिर्चा दे देगा, एक में आलू दे देगा, हम 4 पन्नियां घर लेके चले आएंगे। अगर हम कपड़े का थैला लेके जाएंगे तो हम पन्नी लेके नहीं आएंगे। और जो पन्नी देखिए प्रोडक्शन बंद नहीं होगा, जब यूज बंद हो जाएगा तो धीरे धीरे उस चीज का प्रोडक्शन बंद हो सकता है। तो और मान लीजिए फिर भी कैसे भी आप रोको पन्नी आती है, तो उसके लिए हम इको ब्रिक बनाएं। और इको ब्रिक बहुत इनोवेटिव चीज है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। और इको ब्रिक जो है वो ईट की ब्रिक, इको मतलब पर्यावरण और ब्रिक मतलब ईट, उसका आप गमले के वो पेड़ों की क्यारियों के इधर उधर लगा सकते हैं। अब तो इसकी सड़कें बन रही हैं जो बहुत मजबूत होती हैं, बहुत कुछ। दिल्ली में एक टॉयलेट बनाया गया है सुगम के सहयोग से, यूनो के उससे, तो वो इन्हीं इको ब्रिक से बना है। हम बस ये छोटे छोटी चीजें हैं, हमको कोई नेतागिरी नहीं करनी, हमको कोई अपने घर की चौखट से बाहर नहीं निकलना है, हमको छोटे छोटे काम करने हैं। हम सब रूम में बैठे होते, आजकल एक चीज और है, स्टैंड बाय मोड पे रहती है हर चीज। मिक्सी भी है तो प्लग लगा हुआ है, हमने बस खोला चला दिया। माइक्रोवेव ओवन, हम यहाँ तक कि हमारा मोबाइल का चार्जर भी हम बस जाते हैं यूं लगा देते हैं, हम जो है उसको अनप्लग नहीं करते हैं। थोड़ी थोड़ी ऊर्जा कंज्यूम होती रहती है। हमारे लिए भी वो है, हमारा मीटर भी घूमता रहता है और ऊर्जा क्षरण होता ही रहता है। हम कमरे से बाहर निकले, सारी लाइट्स ऑफ कर दें, ये बहुत जरूरी है। और पानी ना बर्बाद करें, अगर कहीं नल वो हो रहा है तो कोशिश करें कि वो वेस्ट ना हो। आप देखते हैं नगर पालिका के बहुत सारे नलों में बंद करने वाला सिस्टम नहीं है। जब तक पानी आता है वाटर सप्लाई तब तक वो बहता है, तो उसके लिए भी प्रयत्न करना है और हम लोग कर भी रहे हैं, लेकिन वही है। इको ब्रिक की अभी आपने बात की थी, तो ये इको ब्रिक कैसे बनती है? एक जैसे हम लोग जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है 2.5 लीटर की, आपके घर में कोई भी पन्नी हो सकती है, कुछ भी, कैसी भी पन्नी। और यहाँ तक कि दूध की थैलियां, मैं आपको बताऊं, जो दूध की थैली से ऐसे हम स्ट्रिप काटते हैं, वो छोटी सी जी, वो कॉर्नर जो होता है वो इस धरती पर टनों के रूप में है। तो हम ऐसे काटें कि वो अलग ना हो, और वो पन्नी भी और वो स्ट्रिप भी, वो भी हम बोतल के अंदर इंसर्ट कर दे, खूब ठूस ठूस के। समझ लीजिए एक इको ब्रिक एकदम कड़ी बनेगी जब आपके 3-3.5 महीने की पन्नियां उसके अंदर चली जाएंगी। तो इससे क्या होगा, मान लीजिए आप इको ब्रिक का कोई उपयोग नहीं कर रहे हैं, ना आप उससे कुछ बना रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं अपनी पृथ्वी माता के लिए, कि जो पन्नियां सब तरफ फैली रहती हैं वो एक जगह आपने कर दी। क्योंकि आप देखते होंगे कि जब कभी भी आप जैसे मैदान में या कहीं भी होंगे तो वो काली वाली पन्नी होती है, वो साबुत रूप में आपको नहीं मिलेगी, लेकिन वो दबी हुई बहुत जगह मिलती है, उसके टुकड़े, हाँ, वो खिंची थी। और समझ लीजिए हम और आप नहीं रहेंगे, सदियों बीत जाएंगी, वो वैसे ही रहेंगी। ये लेयरिंग कर देती है, जो पानी बरसता है वो नीचे नहीं जा रहा है, वो लेयरिंग हो रही है। भाई पॉलिथीन तो वो है, वो नहीं जा रहा है। और तो और आप जमीन देख लीजिए, समुद्र देख लीजिए, नदियों में जो देख लीजिए, मछलियों को देखा जा रहा है तो उनके बॉडी में भी प्लास्टिक के कण पाए गए हैं। हम छोटे छोटे जागरूकता अपने अंदर ले आएंगे, कभी कभी छोटे छोटे चेंज जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े चेंज ले आते हैं। अगर हम कोई प्लांट लगाते हैं जी, तो वो अप्रोक्स 20 से 30 से या 40 साल भी ले सकता है एक एडल्ट ट्री होने में। जी जी जी। तो लोगों को लगता है कि अगर हम एक प्लांट लगा रहे हैं तो इसका क्या ही बेनिफिट एनवायरनमेंट पे पड़ेगा, लेकिन एक प्लांटेशन का कितना इम्पैक्ट होता है एनवायरनमेंट पे? एक व्यक्ति अपने जीवन में 17 पेड़ या इससे ज्यादा 18 पेड़ यूज करता है, और जाता है तो भी लकड़ी के ही उससे जाता है। तो पेड़ों का तो बहुत अति आवश्यक है लगाना भी, उनका
मतलब नहीं पालन पोषण करना भी, क्योंकि हमारे पूर्वज लगा गए, हमारे एंसेस्टर्स लगा गए, तो आज तो हम तब भी कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ नहीं करेंगे तो हमारे बच्चों को ये वीरान मरुस्थलीय भूमि मिलेगी। दिल्ली चैम्बर बन गई है गैस की, क्यों बनी है? हमारे आपके कारणों से ही बनी है। सिर्फ दिल्ली नहीं, हमारा प्रयागराज भी उसी वही AQI लेवल उसका भी छू रहा है सब, क्योंकि जहां भी लोग आएंगे जाएंगे, गाड़ियों का आवागमन होगा, तो बिना प्लांटेशन के ये संभव नहीं है। तो पौधों की जीवित रहते रहते भी पेड़ों की आवश्यकता है, खत्म होने के बाद भी है। अब मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूं, कोरोना के समय की बात है, आपको भी पता होगा कितनी क्राइसिस हो गई थी ऑक्सीजन की। तो एक वृद्ध वो एडमिट कराए गए जब हॉस्पिटल में, उनको लंग्स में प्रॉब्लम हुई, फिर उनको सिलेंडर लगा, सब लगा, जब बाद में बिल आया इतना लंबा बिल 8.5 लाख रुपए का, फिर उस समय ऐसा वो था, तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तो डॉक्टर ने पूछा क्या बात है, आप इतना परेशान क्यों हैं, कुछ रिबेट हम कर देंगे, वो कर देंगे। तो उन्होंने कहा मैं इस चीज के लिए नहीं परेशान हूँ, वो तो मैं दे दूंगा, मैं इस चीज के लिए परेशान हूँ कि ये ऑक्सीजन अभी तक मुफ्त मिलती थी और जब आज हॉस्पिटल में लेने आए, तो मतलब उनके अंदर इस चीज के प्रति एक जागरूकता हुई कि अब पौधे ही लगाना है, जीवन का उद्देश्य ही है पौधे लगाना। नेचर हमको हील कैसे करता है? आप देखिए, अगर जैसे आप अपने पौधों को पानी डाल रहे हैं, अगर आप गुनगुना रहे हैं, फूल निकला हुआ, तो आपको लगेगा कि पेड़ भी आपके संग झूम रहा है, ऐसा आपको महसूस होगा। और मेरी फ्रेंड है प्रभुता सिंह, वो बहुत अच्छी मतलब प्लांट लवर हैं, उन्होंने अपने पूरे छत पर ये बना रखा है पूरा गार्डन। उनके भी 2 बेटे हैं और बच्चे भाई पढ़ने फर्रुखाबाद से बाहर तो जाएंगे ही जॉब करने, वो बहुत अकेलापन फील करती थी, तो उन्होंने पेड़ पौधे लगाना शुरू किया। तो उनको BP की शिकायत थी, भाई अकेले में अकेलापन महसूस होता था, लेकिन जब उन्होंने ये बातें मुझे खुद बताई हैं कि जिस दिन से मैंने पौधे लगाए और उनके संग अपना टाइम स्पेंड करना शुरू किया, मेरी सारी बीमारी दूर हो गई और उनको इतना प्रेम हो गया कि अब वो अपने पौधों को छोड़ के जल्दी से बाहर नहीं जाती हैं। जब तक उचित वहां उसकी देखभाल के लिए कोई यहाँ पर रहता नहीं है, तो उनके हस्बैंड रहते हैं या वो खुद रहती है। अगर रूफटॉप गार्डन की बात करें तो ऐसे कौन कौन से फायदे हैं लोगों के लिए, अगर वो अपनी रूफ पे गार्डन रखते हैं तो काफी उनके लिए बेनिफिशियल होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि हमारे घर का वातावरण साफ रहेगा। चाहे कुछ क्या हम कितना भी कहें कि हमारा घर बहुत क्लीन है, लेकिन खाना बनता है, हमारी फर्श की क्लीनिंग होती है, तो कुछ ना कुछ जो हम यूज गैसें होती हैं तो वो पेड़ एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वातावरण साफ होता है, आपको पूजा के लिए फूल मिल जाते हैं और बच्चों के खेलने के लिए भी, मतलब आप जब लगाएंगे तो वहां पे तितली भी आएगी, आप सोच भी नहीं सकते कि वहां पर कौन कौन आएगा, चिड़िया भी आएंगी। ये भी एक छोटा सा उदाहरण है। मेरे घर ऐसे गैलरी ऐसे बना हुआ है, पूरा जाल सा लगा है, तो उसके आगे ऐसी जगह है, तो चावल मैं सुबह सुबह डाल देती थी, तो कई बार भूल भी गए, इतना नहीं एकदम कैलकुलेटिव रूप से काम हो रहा है, तो आप विश्वास नहीं मानेंगे, चिड़िया चू चू करके आपको बुलाएंगी कि आपने खाना नहीं डाला आज। मतलब देखिए, संवेदनशीलता को प्रकृति भी समझती है। आप प्रेम से हाथ बढ़ाएंगे तो वो मौन पौधे और ये आपकी भाषा ना समझने वाली चिड़िया भी आपकी भाषा समझेगी। वो इतना शो चू 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 ये समझ प्रशुर है, तो अच्छा चावल डालना भूल गए, फिर चावल डाले तो फिर शांति हो जाएगी। तो मतलब बताइए, जबकि ऐसा नहीं है कि एकदम से मेरे पास आ जाए, बस जाल के पास से कॉर्नर्स बनी हुई है, उसी में मैं डाल देती हूँ। एक मैसेज वुमेन्स के लिए और एक मैसेज एनवायरनमेंट के लिए। जी, वुमेन्स के लिए देखिए, सशक्त नारी सशक्त राष्ट्र। तो हमें जागना होगा अपनी पुरातन शक्तियों के साथ। हम आधुनिकता की दौड़ में न दौड़े, हम अपने आप में बहुत सर्वश्रेष्ठ है, हमको किसी की नकल नहीं करनी है। हम बच्चों को जन्म देके देह देते हैं, हम उनको संस्कार देके विदेह भी बना सकते हैं। हमको माता जीजाबाई बनना है, ताकि हमारे यहाँ वीर शिवाजी जैसे पुत्र हों, जो हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, सबके लिए कार्य करें, और उसकी कीर्ति में सहायक होंगे तो हमारी कीर्ति तो स्वयं बढ़ जाएगी। तो ये मेरा महिलाओं से बहुत विनम्र हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया आप अपने जहां पर हैं वहीं अपनी शक्ति को पहचानें और उसी के अनुरूप कार्य करें। आप दिशाहीन हो जाएंगी तो आगामी पीढ़ी उससे पहले दिग्भ्रमित हो जाएगी। और देखिए, पर्यावरण के लिए माता भूमि पुत्रोहम पृथ्वीहा, ये अथर्ववेद में कह दिया गया था कि हम भूमि हमारी माता है और हम इसकी संतान है। तो माँ के प्रति जो कर्तव्य होता है, हम सब मिलकर उसका निर्वहन करें। 3 P पर काम करें, पौधे लगाएं, पानी बचाएं और प्लास्टिक हटाएं।